नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इतिहास की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इतिहास के वर्गीकरण के बारे में बताया था और वो वर्गीकरण कालखंड के आधार पे, विशेषता और लक्षण के आधार पे और जीवन शैली के आधार पर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में या हिस्टोरिकल एज में के रूप में विभाजित करके हमने देखा था। तो उसी के क्रम में आइए हम आज संक्षिप्त रूप में भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में समझते हैं और समझकर इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक स्रोत भारतीय इतिहास या किसी भी दुनिया के इतिहास के निर्माण में सहायक होता है। और सच तो यही कहें कि जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक, वही ही इतिहास के निर्माण में सहयोगी होते हैं और उसी के अध्ययन के आधार पर हमारे इतिहासकार, पुरातत्वविद, मानवशास्त्री, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ये सारे लोग अध्ययन करके और एक समन्वित जो निष्कर्ष निकलता है वैज्ञानिक, उससे एक इतिहास का निर्माण होता है। तो देर न करते हुए सीधा हम विषय वस्तु पे आते हैं और देखते हैं कि भारतीय इतिहास में स्रोत किस तरह से है। तो मोटे तौर पे भारतीय इतिहास के स्रोत को दो हिस्सों में बांटा गया है। मोटे तौर पे इतिहासकारों द्वारा एक हिस्सा है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हिस्सा है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहली बात आप ये समझ लें, स्रोत के जंजाल में उलझे नहीं, केवल यही जान लें कि पुरातात्विक वैसे स्रोत है जो मानव द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुएं और उनकी जो गतिविधि का जो स्थान था, वैसे जगहों पे जो सामग्री छूट गई उनसे या उन्होंने खा पी करके या रहते भर में जो अपने जीवन यापन असन बसन के क्षेत्र में जो छोड़ गए, और वही जो खुदाई से मतलब उत्खनन से, साहित्य ऐतिहासिक उत्खनन से जो प्राप्त होता है, उसके अध्ययन से जो मिलता है, वो सब पुरातात्विक है। पुरातत्व है यानी वह एक ऐसा है जो दबा रहा, मिट्टी के नीचे भी कई लेयर में दबा रहा, कभी कोई ऊपर रहा। ये सब पाने का स्थान भी अलग अलग है। कोई नदी घाटियों में पाया गया, कोई टीले में पाया गया, कोई पहाड़ पर पाया गया, कोई मतलब अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया। तो आप मोटे तौर पे यही जानें कि भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः दो हिस्से में मोटे तौर पे बांटे गए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पहले आते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करते हैं तो इसके हम दो हिस्से मोटे तौर पर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। एक है जो लिखित अलिखित स्रोत, एक जो है अलिखित पुरातात्विक स्रोत, यानी वैसा जिस पे कुछ लिखा नहीं है, और दूसरा इसका हिस्सा है लिखित पुरातात्विक स्रोत। आप ध्यान दे दिए, देख रहे हैं ये दोनों, ये इसके हिस्से हैं। आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, इसके हिस्से डिवाइड आप कर लें, ठीक है। तो अलिखित पुरातात्विक स्रोत में क्या होगा, आप यह इतिहास के छात्र के रूप में, आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी के रूप में, या आप स्कूली कॉलेज के शिक्षार्थी के रूप में अपने पाठ्यक्रम में अगर इतिहास पढ़ रहे हैं या इस इतिहास जैसे विषय के अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या मन में चलता होगा। तो आज से मन में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर इस बात को आप नहीं अगर जानते हैं तो आज से इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करिए, और पहले से जानते हैं तो थोड़ा ढंग से सोचना शुरू करिए, मतलब विश्लेषणात्मक और तरीके से और एक लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू करिए। तो अलिखित पुरातात्विक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत में मतलब संक्षिप्त में मैंने यहाँ लिखा है, पूरा यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूजन में नहीं होइएगा। तो इसमें उत्खनन से प्राप्त वैसी सामग्री जो मानव गतिविधियों के कारण छूट गए थे, यानी उस पूरा पाषाण काल से लेकर के और नियोलिथिक से लेकर के और आज तक के मानव, मतलब जो हमारा 1964 तक का इतिहास है, तो उस तक के हम इतिहास को भी ले सकते हैं, लेकिन बात 64 तक नहीं है, 1964 नेहरू युग तक नहीं है। ये मुख्यतः जो है ज़्यादातर एंशिएंट में ही काम आते हैं और कभी कभी जो है
मॉडर्न और मेडाइवल और मॉडर्न में भी काम आ जाते हैं। लेकिन पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या किसी भी दौर के एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, और विशेष करके स्टोन एज या जिसको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को पढ़ने के लिए ये पुरातात्विक स्रोत ही मुख्य स्रोत होते हैं उसमें ज़्यादातर। तो हम उस पर बात करें तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री, यानी मान के चलिए शिकार किया और पैलियोलिथिक में है और उसने ऐसे ही खा करके हड्डी छोड़ दिया, पशु का या पक्षी का हड्डी रह गया, या व्यक्ति चलते चलते कहीं उसका मृत्यु हो गया, वो ऐसे ही दब गया, तो क्या है वो जीवाश्म के रूप में रह गया। बस्ती तो उत्खनन से प्राप्त मतलब जो उसकी गतिविधि है, जैसे आज हम लोग अपने घर गृहस्थी में रह रहे हैं ना, तो बहुत सारा चीज़ें जो है खा पी करके बगल में कुछ कचड़े के रूप में भी फेंक देते हैं, कुछ गड़ जाता है, कुछ डिपॉजिट होते रहता है, जमा होते रहता है। पर गौशाला आप देखोगे तो गौशाला के बगल में जो है वहाँ जो गोबर होता है उसको वहाँ पे इकट्ठा करता है, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट होते रहता है। गौशाला के यूरिन जो डिस्चार्ज होता है पशुओं द्वारा वो इकट्ठा होते रहता है। तो आप समान भाषा में आप यही समझ लें कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ रहते भर में या उस एरिया में कार्य करते हुए जो आप खा पी रहे हैं, जीवन में क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे जो बेकार या कुछ कामयाब चीज़ें भी मतलब डिपॉजिट हो गया, दब गया और आप छोड़ दिए, जानबूझ करके भी छोड़ दिया, कोई आपसे गलती से छूट गया, वैसे सामग्री। तो जब ऐतिहासिक उत्खनन होता है तो उससे जो प्राप्त होती है वो उत्खनन से सभी जो सामग्री मिल रही है वो पुरातात्विक स्रोत है और अलिखित पुरातात्विक, क्योंकि उस पर कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, न कोई लिपि है, न कोई वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, न कोई कुछ बातें लिखी हुई है, तो वो वैसे स्रोत है। और ये ऐतिहासिक संदर्भ में, ऐसा नहीं कि उत्खनन से प्राप्त कुछ भी मिल गया तो आप उसको इतिहास में मान लीजिए। हमारे इतिहासकार, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो विशेष क्षेत्र में जब उनको लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत पुराना बस्ती का कोई साक्ष्य मिल सकता है तो वो पूरा सरकारी नियंत्रण से वहाँ पे एक उत्खनन होता है और उस उत्खनन से जो प्राप्त होता है उसका यहाँ बात हो रही है। ठीक है। उसी तरह से इसका अगले सेगमेंट में बस्ती मतलब सेटलमेंट, मानव का रहने का वैसे क्षेत्र, एरिया, यानी मानव के आबादी का क्षेत्र जहाँ वो बसे थे कभी, तो वैसे बस्ती जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और पूरा मेडाइवल तक आप जा सकते हैं, मॉडर्न भी है। टाइल्स, ये टाइल्स खपड़ा का मकान आपने देखा होगा, जैसे मतलब छप्पर पर आज जैसे पक्का छत हो रहा है, तो आज भी मतलब खपड़ा, जिसको ठेठ भाषा में पटना जिला या पूरा बिहार में या यूपी में भी कहते हैं, उसको खपड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको टाइल्स बोलते हैं। तो खपड़ा का जो मकान होता था, मतलब बांस बल्ली के ऊपर खपड़ा देना और उससे छाजन करना, तो वो पका हुआ, क्योंकि खपड़ा अगर कच्चा देते तो वर्षा से गल जाएगा, पिघल मतलब भींज करके और वो गल जाएगा, तो इसलिए पका हुआ खपड़ा वो भी मिला। तो ये खपड़ा, फिर जली लकड़ी, मान लिया कि कोई लकड़ी, आग जब मेसोलिथिक में देखते हैं कि जलाया गया तो आग से जल गया तो वो कास्ट कोयला बच गया, वो दब गया, या जला हुआ लकड़ियाँ मिट्टी में दब गई या उस क्षेत्र में दब गया, तो जो कच्चा रह गया लकड़ी, मतलब वो तो नमी के कारण और तापमान के कारण सड़ जाएगा, लेकिन जो जल गई, जो कार्बन के रूप में आ गया, कास्ट कोयला बन गया, वो जल्दी नहीं विनष्ट होती है। तो वैसी जली हुई लकड़ी की बात यहाँ पे। फिर खंडहर, वैसे क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियों का केंद्र रहा था, आते जाते शिकार करते, अपने पानी के लिए, कृषि के लिए, औजार बनाने के लिए, पत्थर के खोज में, या बहुत सारी ऐसी अपनी ज़रूरतें उस समय की थी, तो वैसे खंडहर में उनका कुछ चीज़ छूट गए, कुछ औजार, टूल्स, उपकरण या उपस्कर कुछ छूट गए या कुछ बनाए रह गए, चाहे उसी क्षेत्र में वो बना रहे थे अक्सर, तो उसकी बात है। फिर राख टीले, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ वो लकड़ियाँ जलाते थे तो राख बार बार जमा डिपॉजिट होते रहा, और ऐसे टीले जहाँ पे वो मतलब बाढ़ या अन्य कारणों से वो टीला के रूप में बन गया, और कहते हैं कि नदियों के मार्ग परिवर्तन से भी कभी कभी बहुत सारी बस्तियाँ डूब जाती है, या भूकंप के कारण कुछ ऐसे चीज़ें दब गई, चाहे उभर गई, ऐसे टीले की बात है। तो ये पहचानिएगा कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री, बस्ती, टाइल्स, खपड़ा, खंडहर, राख, टीला, ये सब जो है अलिखित है। फिर मकान, दीवार, अस्मारा, कीट,
ये मकान, दीवार, स्मारक, ईंट, अभी सब कहाँ है? तो देखिए मकान आपको हड़प्पा सभ्यता में मिला ना, दीवार भी मिला, स्मारक मतलब कोई ऐसे मोमेंटम जगह पे है, हड़प्पा में ईंट है तो उसकी भी ईंट भी वहाँ कई प्रकार के हैं, कई साइज के हैं, दरवाजे, खिड़की, छतें, सीढ़ियाँ, तो वहाँ मकान की छतें, उसकी कैसी सीढ़ियाँ थी, वहाँ के स्नानागार कैसा था, किस तरह के ईंटों से बना हुआ था, नालियाँ कैसी ईंटों से बनाई जाती थी, क्या क्या खासियत थी, ईंटों के चिनाई में यानी जोड़ाई करने में किस तरह टेक्निक का उपयोग किया जाता था, कौन सा उसमें मटेरियल लगाया जाता था, ये सब बातें तो इसी में आएगी ना, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं। मूर्ति, अब उस समय कला में कुछ मूर्तियाँ भी गढ़ी गई, जैसे मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ और उसको आग में पकाया गया वो बच गया, जैसे मातृ देवी की मूर्ति, बैलगाड़ी की मूर्ति, उसी तरह से मृद भांड, ये पोट्री है। जैसे आज के डेट में भी आप देखे होंगे कि आप जाते होंगे कोई पर्व त्यौहार करने के लिए तो उसके लिए विशेष करके बर्तन लाने जाते होंगे मिट्टी का, ठीक है ना, तब मिट्टी का पका हुआ बर्तन को ही मृद भांड कहते हैं। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब वो पोट्री। तो मिट्टी का जो पोट्री है जो पका हुआ है, वो उपकरण उपस्कर टूल्स यानी जो शिकार करने के लिए, चाहे अपने ज़रूरतों के लिए, जो पत्थर के उपकरण या हड्डी के उपकरण या लोहे या तांबे या कुछ भी किसी भी प्रकार के उपकरण जो उस दौर में, ऐतिहासिक दौर में, अलग अलग दौर में जब उस व्यक्ति ने बनाया अपने लिए तो उपकरण है। जैसे आज देखें अब प्राग ऐतिहासिक काल में आप देखें कि केवल जो है स्टोन मुख्यतः है, तो क्या आज के आपके यहाँ स्टोन नहीं है? आप गौर से आप देखें तो आप अपने किचन में जाएं तो और वहाँ सिलबट्टे आपको मिलेगा, और आज भी कहेंगे कि नहीं सिलबट्टे का पिसा हुआ जो मसाला है या उस पर जो कुछ इस तरह से चटनी या कुछ ऐसे बनाते हैं वो काफ़ी टेस्टी होता है तुलनात्मक रूप से वैसे मशीन वाले से, यानी जो ग्राइंडर और मिक्सर क्या क्या रखते हैं उसके तुलना में, तो होता है ना। तो स्टोन कहाँ शुरू हुआ था? पूरा पाषाण काल में मुख्य उसका औजार था, और आज तक आपके यहाँ सर्वाइव कर रहा है। स्टोन आपके यहाँ ख़त्म कहाँ हो गया? आप कंक्रीट के रूप में आप अपने बिल्डिंग में लगा रहे हैं, आप नीचे फर्श बना रहे हैं उसके, या बहुत ऐसे काम में आप कर रहे हैं। तो स्टोन वहाँ शुरू हुआ था, आज भी जारी है। तो वो चीज़ें जारी है, उसके टेक्निक में, उसके तकनीक में परिवर्तन हुआ है। आज भी सिलबट्टे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद में स्टोन में ही उसका जो बनाया जाता है कूटने पीसने के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आप बात समझ रहे हो, ये उपकरण उपस्कर की बात है जो उस समय से लेकर के मनुष्य की ऐतिहासिक दौर में जो चीज़ें मिली। तो आपके सिलबट्टे पे बताइए कुछ लिखा हुआ है? ऐसे ही सिंपल जाते हैं बाजार से लाते हैं, वो भी तो उपकरण हो जाएगा ना, उससे पता चलेगा ना कि किस दौर का व्यक्ति इस सिलबट्टे का यूज कर रहा था। तो यही बात। जीवाश्म अवशेष में मानव, पशु, पक्षी और ये सब प्रकार के जो है जीवाश्म, मान लिया जीवाश्म मानव का बच गया, रह गया, या किसी कारण से मृत्यु हो गई, बीमारी से या कोई खतरा से, या पशु को उसने काट करके मार करके खाया, हड्डी छूट गया, पक्षी को काट करके मार करके खाया, हड्डी छूट गया, तो वो जीवाश्म पड़ा रह गया या मृत्यु हो गई। उसके बाद गुफा चित्र, आपने भीमबेटका की गुफा, उसके बाद फ्रांस में जो है कई गुफाओं से पेंटिंग मिला है जो कुछ उकेरा हुआ है शिकार करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, तो उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन चित्र है, और वो एक पत्थर पे है, मिटा नहीं है, तो वो गुफा चित्र भी है जो कुछ बोलता है, इतिहास कहता है। तो गुफा चित्र। कब्रिस्तान, दफना दिया गया, मर गया तो मृत्यु हो गया तो शमशान का मतलब वहाँ दफन तो नहीं जलाया जाता है, लेकिन मान लिया ऐसे कोई घटना घट गई हो और जैसे जलाने के लिए शव दहन के लिए गया और शव दहन में लगा कि नहीं ठीक है जल गया, उसमें कुछ हड्डियां बच गई और वो हड्डी जो है बोन वो बच गई, अध जले, और उसके बाद जो है उस बोन जो है दब गया मिट्टी में किसी कारण से, और हज़ारों साल वर्ष लाखों साल दबा रहा, और कभी फिर ऐसा कुछ ऐसी घटनाएं हुई बाढ़ या अन्य कारणों से या भूकंप से तो बाहर आ गई, तो अगर वो संजोग से मिल गया तो उस तरह की चीज़ें जो भी है वो अलिखित पुरातात्विक स्रोत में है, वो भी एक जीवाश्म में आ जाएगा यहाँ से प्राप्त। तो ये सभी जो है अलिखित पुरातात्विक स्रोत है। फिर लिखित पुरातात्विक स्रोत क्या है? अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, जो कोई लेख कहीं उकेर दिया गया, इंस्क्रिप्शन। तो इसमें आपने देखा होगा कि पहली बार जो है मतलब देखें तो पिपराहमा कलश लेख आपको 600 BC के आसपास मिलता है। फिर मौर्य काल में अशोक के समय लेख देखिए, मतलब जो 14 शिलालेख जो है आपको मिल जाता है पूरा भारत में आपको विस्तृत रूप से। उसके बाद जो है
उसके बाद सातवाहन काल से लेकर के गुप्त काल में तो बहुत प्रकार के जो है आपके लेख अभिलेख मिलते हैं। तो इस सब पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, कोई न कोई भाषा है, कोई न कोई लिपि है, तो वो लिपि के बारे में है। तो यही है लिखित पुरातात्विक स्रोत, मतलब उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये प्रस्तर यानी पत्थर पर लिखा हुआ कोई लेख, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, स्टोन होता है। और स्तंभ, कोई पत्थर का स्तंभ है या कोई इस तरह का चीज़ें हैं, जैसे लौह स्तंभ मेहरौली का, तो गुप्त काल का है। तो उस दौर का जो उस पर लिखा हुआ लेख है वो साक्ष्य के रूप में आएगा। फिर मुद्रा लेख, मतलब पंचमार्क मुद्रा पहली बार व्यापार वाणिज्य के लिए चला, तो पंचमार्क से आगे होते हुए समुद्रगुप्त के समय वीणा है, तो वीणा बजाते हुए, तो शिकार करते हुए, तो अजीब कई मतलब तरीके से मुद्रा में परिवर्तन हुआ। और उसके लेख है, कुषाण काल के मुद्राएं हैं, तो उस सब पर जो लेख है वो मुद्रा लेख है या सिक्का लेख उसको कह सकते हैं। फिर मुहर, मान लिया कि मुहर लेख, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मुहरें मिली जो मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता तक उसकी फैलाव था व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से, तो कुछ वहाँ से मेसोपोटामिया से मिली, मिस्र से मिली, कुछ जो है हड़प्पा में विदेशी मुहरें मिली, तो उस पर जो लिखा हुआ लेख है वो मुहर लेख है। फिर शिला लेख, कोई चट्टान पे लिखा हुआ शिला लेख, जैसे कि आपको मिलेगा जो भारत में बहुत सारे हैं ऐसे, जो अलग अलग दौर में आपको मिलेंगे देखने के लिए। ताम्रपत्र यानी तांबा के पत्थर पर जो लिखा हुआ, जान रहे हैं कि आप तांबा जो है ताम्रपाषाणिक दौर में 3000 BC से शुरू हो गया था, तो उसके बाद जो तांबा की जानकारी हो गई, तो तांबा उसके बाद सिंधव सभ्यता में कांस्य का जानकारी, फिर लौह की जानकारी 1000 BC से, तो ये सब अलग अलग दौर में जो लेख मिले वो लेख को कहते हैं। फिर गुफा लेख, आपने गुफा पर जो लिखा हुआ, या गुफा है जो धार्मिक सन्यासियों को दान करने के लिए या इस तरह से दिया गया, कहीं गुफा में कोई लेख उकेर दिया गया, वो है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप बिहार में देखें तो बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को दान जो किया गया था, दशरथ दोबारा, अशोक के पोते और अशोक दोबारा, वो सब जैन और बौद्ध सन्यासियों को दान किया गया था, तो वो गुफा लेख है। और इसी तरह से बहुत सारे गुफा लेख आपको मिलेंगे अजंता एलोरा की गुफाओं में। उसी तरह से भोजपत्र, एक भोजपत्र पेड़ पौधा से जो उसका छाल पर बनाया जाता है, तो वो भी कहीं दब गया, उस पर कुछ लेख है, तो उस लेख को भी लिखित स्रोत में लेंगे। कलश लेख, पिपराहमा कलश लेख की बात हमने किया कि उसके कलश के गर्दन पे लिखा हुआ है कुछ बातें। स्मारक लेख, वही कोई मोमेंटम कोई स्मारक पर लिखा हुआ है, वो यहाँ स्मारक तो है ही लिखित में, और अगर वहाँ पे लेख है स्मारक पे तो वो लिखित स्रोत में आ जाएगा। किसका लिखित? पुरातात्विक का लिखित। मृद्भांड, अगर कोई मान लिया पोट्री है, यहाँ पोट्री है, तो अगर सादा है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो लिखित स्रोत है। लेकिन अगर उस पोट्री पर कुछ लिखा हुआ है, कोई लिपि है, कोई शब्द है, कोई सेंटेंस है कोई, तो उस तरह से उस पोट्री को लिखित मृद्भांड के रूप में, यानी मृद्भांड लेख के रूप में उसको कहेंगे, या पोट्री लेख कहेंगे। सिक्का लेख हो ही गया, मुद्रा लेख, सिक्का लेख। पंचमार्क पे कुछ चिन्ह है केवल, कोई लेख उस तरह का नहीं है, कोई लिपि नहीं है, कोई शब्द नहीं है, उसको पंचिंग किया गया है, कुछ इस तरह से डिजाइन है। तो पंचमार्क को भी पढ़ करके समझना पड़ता है, उसके धातु को देखना पड़ता है कि किस दौर का है, तो धातु विज्ञान के माध्यम से वो पता चलता है कि कितना पुराना है, कितना नया है। तो आप इससे आप बातें समझ गए कि ये पुरातात्विक स्रोत मोटे तौर पे दो रूप में है। एक लिखित है जो है, अब सोचना आप शुरू कर सकते हैं, मतलब जब पढ़ने के बाद, जब पढ़ें या जब पढ़ रहे हों कि इस इतिहास विषय को, तो आप समझदारी से, या जब परीक्षा में सवाल हल कर रहे हैं, तो आप एक तरह से माइंड मैप बना करके आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये सब बातें हैं, तो कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, किस दौर का ही हो सकता है, उसके हिसाब से आप उसको विभाजित कर सकते हैं, छांट सकते हैं उसको, अपने आंसर को। और उसी तरह से लिखित पुरातात्विक स्रोत, ये दो हिस्से इसको हो गए। तो भारतीय इतिहास के स्रोत का दो हिस्से, पहले मोटे तौर पे एक पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत। तो ये हिस्से को आपने समझ गया। अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपके चलेगा, जैसे पैलियोलिथिक पढ़ रहे हैं, मेसोलिथिक पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है मेसोलिथिक पैलियोलिथिक में ये जीवाश्म आपका अवशेष सबसे ज़्यादा काम करेगा, गुफा चित्र काम करेगा। कब्रिस्तान तो वहाँ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ तहाँ ऐसे ही कोई नियोजित सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मृद्भांड है, तो नियोलिथिक में आपको वहाँ पोट्री काम कर जाएगा।
उसके बाद मृण मूर्ति भी नहीं है, तो ये सब नियोलिथिक में उपकरण वहाँ मिल जाएंगे। टूल्स मतलब पत्थर के कई प्रकार के औजार, औजार के टेक्नोलॉजी में, औजार के क्वालिटी में अंतर। जैसे मेथोलिथिक में जो है माइक्रो लिथ औजार, माइक्रो मतलब छोटे पत्थर का जो औजार बनाए गए, और जो पैलियोलिथिक में है वो बड़े पत्थर के बनाए गए। नियोलिथिक में आते आते और सुधार होते गए, लेकिन पुराना वाला भी साथे साथे चल रहे थे और नया नया टेक्नोलॉजी उसमें विकसित होते जा रहे हैं। तो आप बात समझ रहे हैं। राख ये जो है, इससे भी आप समझ सकते हैं बस्ती यानी आवासीय सेटलमेंट। पता चलेगा कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में, तो उत्तराखंड के वाले पहाड़ी इलाका में, तो बिहार के और झारखंड के छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में मानव गतिविधियों का केंद्र था। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में, उसके बाद जो है आप दक्षिण में चले जाइए तो गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा नदियों का क्षेत्र में, तो आप ये सारे देखेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा स्थिति हुआ है इतिहास में। फिर उसी तरह से आप सब कंपैरिजन करते चले जाएंगे। तो जिस दौर में जौन सा लेख आएगा उसका पूरा साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत जो है हम पढ़ाते चले जाएंगे, लिस्ट देते चले जाएंगे। और बाद में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों में एक अलग अलग मतलब चीज़ों को लेकर के, मान के चलिए कि मृद मूर्ति है या मूर्ति पर है, तो मूर्ति कला कैसे विकसित हुआ, कहाँ से प्रमाण मिला, फिर उसका एक समराइज कुछ ऐसे देंगे जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और मेंस के लिए तो आप अगर कंसेप्ट समझ गए हैं तो मेंस तो अपने आप मुंह से निकलेगा। मेंस क्या है, आप थिंकिंग कर रहे हैं, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर है उतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो लिख सकते हैं, यही बात है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पे। तो जब साहित्यिक स्रोत की बात है तो आप देखिए कि इसको मोटे तौर पे बात एक ही है, लेकिन आम रूप से इतिहासकारों ने या अध्ययन के दृष्टिकोण से कई प्रकार से बांटा गया है। तो मैंने भी थोड़ा कुछ उस सेक्शन को भी उठा लिया है, लेकिन जो ऊपर वाला पहला सेक्शन है इसी में सब समाहित है। भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो भाषा के आधार पर साहित्यिक स्रोत जो है वो भाषा के अनुसार बटा हुआ है। और यहाँ आप पहला बात जो है ध्यान दें, ये समकालीन, इसका मतलब क्या होता है, परवर्ती का मतलब क्या होता है। आप इस समकालीन का जो मतलब है कि जैसे अभी मान के चलिए कि अभी जो है आज़ादी के बाद से अभी जो दौर चल रहा है, इस समकालीन इस दौर में जो साहित्य लिखे जा रहे हैं वो समकालीन है। यानी वैसा स्रोत, साहित्य ऐतिहासिक स्रोत जो वर्तमान अध्ययन के दौर के समय ही लिखा गया था। यानी जिस दौर के आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लिया कि मुग़ल काल का आप अध्ययन कर रहे हैं, अब मुग़ल काल के दौर का ही अगर कोई स्रोत है, कोई अगर साहित्यिक स्रोत है या कोई पुरातात्विक स्रोत है, तो वो दोनों समकालीन स्रोत हो गया। जितना मुग़ल काल का विस्तार रहा या मौर्य काल का जो दौर चल रहा है साहित्य में, उसी काल में जो लिखा गया साहित्य या पुरातात्विक स्रोत मिल रहा है वो उसका समकालीन स्रोत हो गया। और परवर्ती मतलब बाद का, यानी जो इतिहास का दौर चल रहा था उसके बाद उसमें लिखा गया, वो बाद 500 साल बाद भी हो सकता है, 50 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, 100 साल बाद भी हो सकता है और 1000 साल बाद भी हो सकता है। तो जो बाद का रचना है, जो उस ऐतिहासिक अध्ययन काल का नहीं है, वो परवर्ती है, यानी ये बात का चीज़ है। तो आप ये समझिएगा कि इसमें पुरातात्विक भी आ जाएगा और साहित्यिक दोनों आ जाता है। जैसे हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा अकबर काल के समकालीन स्रोत है। अर्थशास्त्र तो मौर्य काल के समकालीन स्रोत है। तो आप ऐसे समझें, ठीक है। उसी तरह से तो अब ये भाषा के आधार पे आ जाए, तो भाषा के आधार पे संस्कृत, प्राकृत, मतलब आम रूप से माना जाता है संस्कृत से प्राकृत, पाली और अपभ्रंश और फिर हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आर्य भाषाएं में जैसे पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, बंगाली है, ये सब आर्य भाषाएं हैं जो इसी संस्कृत से होते हुए आगे बढ़ते हुए अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। तो जो संस्कृत में स्रोत हैं, जो उस समय संस्कृत से कहाँ मिलेगा, मौखिक रूप से अगर कहेंगे तो वैदिक काल से मिलेगा। तो
ये भाषा के आधार पे। फिर वैदिक काल के बाद प्राकृत और पाली बुद्ध महावीर काल के स्रोत है, और उसके बाद अपभ्रंश का दौर आता है। फिर बाद में जो है 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी से अब हिंदी का शुरुआत होता है, लेकिन आम रूप से हिंदी के इतिहास में 1000 ईस्वी से हिंदी को माना जाता है कि ये हिंदी का ग्रंथ है या आर्य भाषाओं का ग्रंथ है। आर्य भाषा कहने का मतलब आधुनिक आर्य भाषाएं, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, मैथिली आदि आदि। तो ये सब अलग अलग दौर में जो स्रोत मिला, इसके आधार पे आपको जैसे जैसे काल आएगा, मौर्य काल में कौन सा संस्कृत का है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद वैदिक काल में जैसे 4 वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, तो वो मौखिक ही आ रहा है, लेकिन है तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, है तो आपदस्तंभ और स्रोत सूत्र, ये सब ग्रंथ तो है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ है। फिर क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा जिसको या कहें कि क्लासिकल भाषा जो कहें, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे संगम काल में आप पढ़ेंगे साउथ इंडिया का इतिहास, तो वहाँ पे ग्रंथ है, तो उसके आधार पे इतिहास फिर बनता है। फिर बांग्ला, उर्दू बात का है, जो हिंदी और उर्दू आपस में बहन ही है, मतलब एक दूसरे का बहन ही है। तो बांग्ला, फारसी एक विदेशी भाषा जो ईरान, अरब क्षेत्र का है, फिर अरबी आदि है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि विदेशियों का भी हमारे यहाँ आगमन हुआ, फिर मुसलमान जब आए तो वो अरबी फारसी लेकर के आए, उनकी भाषा रही, सरकारी भाषा बनी फिर यहाँ का, तो उसमें जो ग्रंथ लिखे गए वो सब हमारे इतिहास के स्रोत हैं। विदेशी भाषा के आधार पर अगर रखें तो ये अरबी फारसी विदेशी में ही चला जाएगा। तो जिसमें यूनानी, रोमन विवरण, मतलब यूनान का जो एथेंस जिसको आप सिकंदर का क्षेत्र कहते हैं, तो उस क्षेत्र का जो क्षेत्र से जो व्यक्ति आए, चाहे उनको जो पता चला या जो वहाँ व्यापार होता था वहाँ से मौर्य काल के समय या उसके आसपास के उसके बाद का, तो वहाँ जो कुछ चीज़ें दर्ज हुई वो श्रीलंकाई, नेपाली, तिब्बती जो ये साहित्य है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो वहाँ दिव्यावदान जैसे ग्रंथ पाए गए, तो उसमें जो दर्ज है वो भी एक हमारा साहित्यिक से स्रोत हो जाता है। फिर नेपाल और तिब्बती क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जब फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, तो वहाँ के आम जनों में, वहाँ के भाषा में जो दर्ज है विवरण, वो सब हमारे स्रोत हो जाते हैं। फिर चीनी साहित्य में जो है हेनसांग, फाहियान और आदि ये सब जो पढ़ने लिखने आए, यहाँ बौद्ध धर्म को समझने आए, तो उनके ग्रंथ यहाँ काम में आ जाते हैं। फिर अरबी फारसी का ग्रंथ अलबरूनी का ग्रंथ है, उसके जो शुरू होता है उसके बाद से लेकर के पूरा यहाँ शासन व्यवस्था हो गया, तो बरनी और फिरदौस और क्या हुमायूंनामा और अनेक ग्रंथ जब एक संदर्भित विषय या कालखंड में हम आएंगे तो उस पर तो विवरण डिटेल्स से देंगे ही। तो ये है। फिर यूरोपीय कंपनी जब भारत में आया तो बहुत सारे अंग्रेज यहाँ सर्विस में आए, कुछ जो है शासक बन करके आए, कुछ जो है कमांडर बन करके आए, कोई व्यापारी बन करके आए, तो यूरोपियों का विवरण है। तो सच कहें यही कि भाषा के आधार पर हम अगर देखें तो विदेशी भाषा में सारे विदेशी जो हमारे यहाँ आए, कुछ हमारे यहाँ से शिक्षा ले गए ग्रहण करके, कुछ वो दे गए, और उसने जो दर्ज किया, जो ग्रंथ छोड़ गया, वो सब स्रोत के रूप में काम करता है। क्षेत्रीय भाषा के आधार पे हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए, उसमें जो विवरण दर्ज हुए समाज का, आम जनजीवन का, राजा का या राजकाज का, राजमहल का, तो वो सब चीज़ें, प्रशासन का, सब वो हमारा स्रोत हो जाता है इतिहास निर्माण का। फिर संस्कृत वाला में तो मेन ये है, ये पार्ट इसमें सब आ जाते हैं। तो उसी तरह से एक विभाजन धर्म के आधार पे भी किया जाता है, रिलीजन के आधार पे। तो कुछ ग्रंथ जो धार्मिक है उसको रिलीजन के आधार पे किया जाता है। जैसे आप देखें कि यहाँ अब मान लिया कि अब जो है वेद है, वैदिक धर्म में वेद, 4 वेद, ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ग्रंथ है। अरण्यक ये भी ग्रंथ है। उपनिषद जो आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन इसी का एक भाग बौद्ध धर्म का ग्रंथ, फिर जैन धर्म का ग्रंथ है ना, फिर पारसी धर्म का ग्रंथ जो बहुत बाद में आया भारत में, तो ये जैन का ग्रंथ, बौद्ध का ग्रंथ जो सुतनी त्रिपिटक, उसके बाद जो है जातक कथाएं, अंगुत्तर निकाय जो है भगवती सूत्र जैन धर्म का, और इसके बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जो जिसमें सामाजिक
आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक बातें दर्ज है, वो सब हमारे इतिहास के निर्माण में करते हैं। तो किसी धर्म से जुड़ा हुआ संतों द्वारा, सन्यासियों द्वारा या उन व्यक्तियों द्वारा या संस्थाओं द्वारा जो दर्ज किया गया वो सब धार्मिक ग्रंथ में हो जाता है। अब गैर धार्मिक में जैसे अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अब अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, ये जो है गैर धार्मिक ग्रंथ है। तो इसी तरह से बाद में भी आता है बहुत सारे ऐसे, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी जो व्याकरण है, या पतंजलि का भाष वो व्याकरण है, तो ये सब जो है गैर धार्मिक में भी आ जाता है। लेकिन हालांकि उसमें कुछ शब्दों का धार्मिक अंश होता है, लेकिन गैर धार्मिक मानते हैं। अब विदेशी विवरण के आधार पे अब विदेशी विवरण के आधार पे आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आते रहे शुरू से, मौर्य काल से ही। टोलमी, प्लिनी, फिलाडेल्फस, मार्को पोलो, तो हेनसोंग आया हर्षवर्धन के समय में, फाहियान आया, और कई ऐसे मतलब सुदूर प्राचीन काल से लेकर के, मतलब मौर्य काल से लेकर के और मध्यकाल तक, और कहें तो यूरोपियन के काल आज़ादी तक आते रहे। और आज तो आना जाना खैर हम है ही। हम लोग जब दूसरे देश जा रहे हैं अपने अच्छे जीवन के खोज में, अच्छे जीवन यापन के लिए, शिक्षा के लिए, तो वो मेरे यहाँ आ रहे हैं, हम दूसरे यहाँ जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप एक नज़र आप समझ गए होंगे कि विदेशियों के विवरण में वही सब हैं जो यहाँ आए, फिर दर्ज करके ले गए यहाँ के समाज के बारे में, राजसत्ता के बारे में, यहाँ के अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ के पर्यावरण के बारे में, फल फूल सब्जी जो कुछ भी यहाँ उसको दिखाई पड़ा, अच्छा लगा कि इसे दर्ज करना चाहिए, तो ये सब विवरण है जिसके आधार पे हम समझते हैं। तो ये एक संक्षिप्त आपको माइंड मैप आपको समझाने के लिए, या माइंड मैप के लिए आपको मैंने चर्चा किया है आपके लिए, और इससे आपको ये पता चलेगा कि भारतीय इतिहास के निर्माण में स्रोत की कैसे भूमिका होती है और कहाँ से क्या होती है। इतिहास के कोई भी इतिहास लेखन जब होता है तो अगर मान लिया साहित्यिक स्रोत अगर मिल गया और उसके उपलक्ष्य में मतलब उसके प्रमाण में अगर पुरातात्विक स्रोत भी अगर मिल जाता है तो वो इतिहास बहुत प्रामाणिक हो जाता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत अगर उसको पुष्ट कर देता है। उसी तरह से अगर कोई पुरातात्विक स्रोत मिल जाता है और उसके बाद अगर तुलनात्मक रूप से बाद में उसको साहित्यिक स्रोत से उसको प्रमाणित हो जाता है तो माना जाता है कि नहीं सही है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं, वेरिएशन आता ही नहीं, वो पक्का माना जाता है। लेकिन अगर मान लिया पुरातात्विक मिल रहा है तो उसे वैज्ञानिक रूप से तो कह सकते हैं, और साहित्यिक या लिखित नहीं मिल रहा है तो अधूरा माना जाता है। जैसा कि आपने इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता में देखे कि पुरातात्विक तो मिल रहा है, मोहरे मिल रहा है, लिपि है, मोहरे पे साइन है लिपियों का, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। अगर वही साहित्यिक स्रोत अगर बचा रहता या कहीं मिल जाता तो आज उसका इतिहास कुछ हमारे सामने अलग होती, उसकी तस्वीर अलग होती। तो उसी तरह से अभी तक इंतज़ार कर सकते हैं। देखिए कभी भविष्य में अगर पढ़ा जाएगा तो कुछ अलग निष्कर्ष निकल के आएगा। अभी वर्तमान में जो निष्कर्ष है, जो विवरण है इतिहासकारों द्वारा या जो प्रमाण है, वो उसी को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा जाएगा। तो कहने का कुल निष्कर्ष यही है कि एक समान सा परिचय के आधार पे आपको समझ में आ गई होगी कि भारतीय इतिहास का स्रोत किस तरह से इतिहास निर्माण में काम करता है और इसको मोटे तौर पे वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो मोटे तौर पे वर्गीकरण दो हिस्सों में, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक का वर्गीकरण अलिखित स्रोत में और लिखित स्रोत में, लिखित पुरातात्विक स्रोत और लिखित पुरातात्विक। इससे आप पकड़ सकते हैं अपने प्रश्न को, मतलब जो कंपटीशन में हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में हो, तो कि हमारा स्रोत कहाँ से है, किस तरह का सोर्स है मेरा और क्या पूछना चाह रहा है। फिर साहित्यिक स्रोत में भाषा के आधार पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो भाषा के आधार पे हम देखें तो कैसे बटा हुआ है, या फिर अगर धर्म के आधार अगर कोई बेस लिया है तो उसके आधार पे आप देखें तो आप पकड़ सकते हैं कि कैसे बटा हुआ है। फिर विदेशी विवरण के आधार पे दौर बाई दौर आप देख सकते हैं कैसे बटा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए इसे संक्षिप्त रूप से, और जैसे जैसे ये दौर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम हर दौर में आपको पूरा उस दौर का जो साहित्यिक प्रमाण है, पुरातात्विक हो या साहित्यिक हो, उसको शामिल करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और
इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। और आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको अगर कोई डाउट होता है, कुछ समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट भरपूर करिए, ताकि हम उसे पढ़ करके समझ सकें कि मेरे छात्रों को, मेरे दर्शकों को या मेरे व्यूअर हैं वो देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो उनको कहाँ दिक्कत हो रही है। और इसे अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, पहुँचाएँ। मेरा परिश्रम सफल जाए आप लोगों के सहारे। और मैं आप लोगों से बस यही अपेक्षा करता हूं कि इसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इसका ज़रूरतमंद है। आर्थिक या कई कठिनाइयों के कारण वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है या तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो गांव में है, हमारे गांव में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं या शादीशुदा महिलाएं हैं, वो सब भी अगर पढ़ने में अक्षम हो रही हैं किसी कारण से, चाहे उनका आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक मैटर हो जाए या किसी और भी कारण हो जाए, तो उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ करके वहाँ से कुछ कर सकें और कुछ बन सकें। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं।